तो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था पॉल्यूशन के बारे में, ठीक है, और इकोसिस्टम के बारे में भी डिस्कस किया था, एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस किया, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन कि इन्वायरमेंट को कंजर्व करना क्यों जरूरी है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस टू कंजर्व द इन्वायरमेंट। क्योंकि बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है ना, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि इन्वायरमेंट को कंजर्व करना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट की अगर हम बेटा बात करते हैं ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि इन्वायरमेंट को मैनेज क्यों करना है, कंजर्व क्यों करना है, इन्वायरमेंट को कंजर्व क्यों करना है, कंजर्वेशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेटा कि इन्वायरमेंट को अगर हम आज देखें तो अर्थ पे जब से इंसान आए हैं, ह्यूमन सबसे आए हैं, तो ह्यूमन की तो पहले एक खास बात है कि ह्यूमन सबसे अलग है, सुपीरियर क्रिएचर, अर्थ पे सुपीरियर क्रिएचर बोला गया क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर इंटेलिजेंस, मेमोरी, इंटेलिजेंस बेस्ट है। मतलब अभी तक जितने क्रिएचर हैं उसमें सबसे बेस्ट। उर्दू में एक टर्म बोला जाता है ह्यूमंस के लिए, अशरफुल मखलूकात, मतलब बेस्ट क्रिएचर ऑन अर्थ। अर्थ पे जो बेस्ट क्रिएचर है वो ह्यूमंस है। तो जब से ह्यूमंस अर्थ पे आए हैं बेटा, तब से वो अपनी इंटेलिजेंसी की वजह से, साइंस की वजह से, अपनी इंटेलिजेंसी की वजह से इतना ज्यादा डेवलप हो चुकी है कि वो दे आर, और ह्यूमंस आर ट्राइंग टू नॉच द नेचर। नेचर के साथ वो छेड़छाड़ कर रहे हैं, कहने का मतलब कि नेचर के साथ वो छेड़छाड़ कर रहे हैं। नेचुरल नेचर जो है उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। इतना ज्यादा इंटेलिजेंसी है ह्यूमंस के अंदर, और इतनी ज्यादा इंटेलिजेंसी की वजह से वो जो एक नेचर का जो बैलेंस बना हुआ, जो इन्वायरमेंट को बैलेंस बना हुआ, उसको बैलेंसिंग को ब्रेक कर रहे हैं। कुछ लोग जानबूझकर कर रहे हैं, कुछ अनजाने में कर रहे हैं, बट ये हो रहा है। जिसका सबसे बड़ा फैक्टर हमने देखा था पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में हमने देखा था कि बेटा पॉल्यूशन की वजह से एयर, वाटर, सॉइल और भी बहुत सारे पॉल्यूशन है। एक रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन भी है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं जो अपने आप एटमॉस्फेयर में डिकम्पोज होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो अपने आप एटमॉस्फेयर में डिकम्पोज होने लगे। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था आपको फ्रेंसियम, फ्रेंसियम जिसकी हाफ लाइफ टाइम 25 मिनट की होती है, सिर्फ 25 मिनट हाफ लाइफ टाइम। तो इस एलिमेंट को हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ये एलिमेंट्स जो होते हैं ना, डिकम्पोज होने की वजह से रेडिएशंस देकर, रेडियो एक्टिव नाम ही है रेडिएशन, दे जनरेट रेडिएशन, दे प्रोड्यूस रेडिएशंस। और जो ये रेडिएशंस होते हैं ना बेटा, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। इससे बहुत सारे डिजीज होते हैं, लाइक कैंसर। और तो और अगर रेडिएशन हमारे बॉडी के अंदर चला गया तो हमारे टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, ऑर्गन डैमेज हो जाता है, मतलब बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और आपको पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट को मैडम क्यूरी ने बनाया था, और उनका भी डेथ इसी रेडिएशन की वजह से ही हुआ था। एक आर्टिफिशियल उन्होंने बनाया था रेडियो एक्टिव, रेडियम बनाया था उन्होंने, रेडियम नाम का रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो उसकी वजह से इसी जो उसके रेडिएशन है, इसी रेडिएशन की वजह से उनकी डेथ भी हो गई थी, उनके और उनके दोनों, उनके हस्बैंड की, दोनों की डेथ हो गई थी। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी पॉल्यूशन दे रहे हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। देखो ये दो टाइप के पॉल्यूशन है इसमें भी, एक आर्टिफिशियल, एक नेचुरल। नेचुरल में तो यूवी रेज हो गया, अल्ट्रा वायलेट रे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अल्ट्रा वायलेट रे की अगर हम बात करें तो अल्ट्रा वायलेट रे एक हार्मफुल रे है, और इतना हार्मफुल रे है कि अगर वो अर्थ पे आ गया तो स्किन कैंसर हो जाएगा। अगर हमारे बॉडी में अल्ट्रा वायलेट रे टच कर रहा है तो स्किन कैंसर हो जाएगा, इतना डेंजरस होता है अल्ट्रा वायलेट। और इसलिए यहां से 50 किलोमीटर, अर्थ से 50 किलोमीटर ऊपर
स्ट्रेटोस्फीयर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर लगभग 48 किलोमीटर, 50 लगभग बोलते हैं 48 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर, जहां पे एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर, वहां पे एक ओजोन लेयर, ओजोन लेयर इज नथिंग बट अ लेयर ऑफ O3 गैस, ओजोन इज अ गैस, ओजोन एक गैस है जिसका फॉर्मूला है O3, O3 ये एक गैस है। जिस तरह आपका जो एटमॉस्फेयर है, आपके एटमॉस्फेयर में गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे एयर्स, ये सारे गैसेस से हमारा एटमॉस्फेयर घिरा हुआ है। उसी तरह 48 किलोमीटर ऊपर अर्थ से अगर आप जाएंगे तो वहां पे भी एक गैस है, एक गैस का जाल बचा हुआ है। देयर इज अ नेटवर्क ऑफ गैस व्हिच इज नोन एज ओजोन लेयर, ओजोन गैस O3। और ये ओजोन गैस उस अल्ट्रावायलेट रे को अर्थ पे आने नहीं देता, वो ओजोन गैस अल्ट्रावायलेट रे को अर्थ पे आने नहीं देता है। मतलब द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रे व्हिच लीड्स द स्किन कैंसर। अगर वो अर्थ पे आ गया तो स्किन कैंसर हो जाए, तो उससे हमको बचा रहा है ओजोन लेयर। लेकिन हम ह्यूमंस अपने इंटेलिजेंसी की वजह से, एक्चुअली इसको इंटेलिजेंसी नहीं बोलते, इसको बेवकूफी बोल सकते हो। कहीं पे कुछ जगह तो मजबूरी है, लेकिन कुछ जगह तो बेवकूफी है, जानबूझकर करते हैं लोग। हमारी बेवकूफी की वजह से आज ओजोन लेयर धीरे धीरे डिकम्पोज हो रहा है, धीरे धीरे डिकम्पोज हो रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसेस है, ये बहुत हजार्डस गैसेस है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और भी हार्मफुल गैसेस, सारे के सारे हार्मफुल गैसेस क्या कर रहे हैं, ओजोन डिप्लीशन कर रहे हैं। मतलब ओजोन लेयर को ब्रेक कर रहे हैं। ओजोन लेयर को ब्रेक करने को बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन। मतलब ओजोन का जो लेयर है उसको ब्रेक कर रहे हैं, विच इज नोन एज ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन, डिप्लीशन। ये हजार्डस गैस, टॉक्सिक गैसेस, इस टॉक्सिक गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आता है। तो ये हजार्डस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, पॉइजनस गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दीज टॉक्सिक गैसेस और पॉइजनस गैसेस और हार्मफुल गैसेस जब जाते हैं 48 किलोमीटर ऊपर पहुंचते हैं स्ट्रेटोस्फीयर पे, तो इस ओजोन लेयर के नेटवर्क को ब्रेक कर देते हैं। मतलब ये O3 टूट जाता है O2 plus O में। दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है कि डीकंपोज हो रहा है O3। ओजोन गैस ब्रेक डाउन इनटू ऑक्सीजन प्लस O इज नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है न्यूली बॉर्न, जो अभी अभी बॉर्न हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं, ऑक्सीजन को जब हम पैरेंथेसिस के अंदर रखते हैं, पैरेंथेसिस मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, पैरेंथेसिस के अंदर रखते हैं, तो हम इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। और नेसेंट का मतलब होता है न्यूली बॉर्न, नेसेंट का मतलब होता है न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन। मतलब O2 तो ऑक्सीजन हो गया हमारा, और इसके अलावा एक ऑक्सीजन है उसको न्यूली बॉर्न बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेसेंट ऑक्सीजन दैट इज न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन। तो जब O3 ओजोन लेयर ब्रेक डाउन इनटू O2 एंड नेसेंट ऑक्सीजन, तो देखो यहाँ पे तो अब ये ऑक्सीजन बन गया, नॉर्मल ऑक्सीजन। तो जब ये ऑक्सीजन हो गया है तो अब तो ये यूवी रेट से हमारी, सो अभी यहाँ पे ओजोन बेटा अभी क्या बन चुका है, ऑक्सीजन बन चुका है। तो वो अब हमको प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, हमको नहीं बचा पाएगा अल्ट्रावायलेट रे से। तो आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मतलब टेम्परेचर का बढ़ना, अगर आप 10 इयर्स अगो, 20 इयर्स अगो जाओ और वेदर का एक एवरेज निकालो, कैलकुलेट करो आप कि वेदर कैसा होता था आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले कैसा वेदर था। आप पुणे का ही आप देख लो कि आज से मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 5-6 साल पहले चले जाओ और अभी चले जाओ, इतना ज्यादा क्लाइमेट वेदर चेंज हो चुका है। पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी पुणे में जितनी भी गर्मी पड़ती है, और सर्दी।
एकदम एक अच्छा सा मौसम हुआ था, स्प्रिंग सीजन हमेशा हुआ करता है पुणे में, और 10-20 साल पहले चले जाओ आप तो बेस्ट। लेकिन अभी इतना ज्यादा इसका वेदर खराब हो चुका है, क्लाइमेट खराब हो चुका है, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है। मतलब वी आर द रीजन बिहाइंड दिस, वी ह्यूमंस। ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ा तो पॉल्यूशन बढ़ गया, व्हीकल्स बढ़े, पॉल्यूशंस बढ़े। पॉल्यूशंस में नॉट ओनली एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन सब इंक्रीज हो गया। और इसी इंक्रीज की वजह से फैक्ट्रीज बढ़ गई, इंडस्ट्रीज बढ़ गई। आप इंडस्ट्रीज कैलकुलेशन करो कि कितने इंडस्ट्री थे 10 साल पहले, और आज देखो कितने इंडस्ट्री है पुणे में। चिंचवड़ तक कितने सारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, पूरा इंडस्ट्री, बहुत मैक्सिमम इंडस्ट्रीज इलाका है यहाँ पे। तो ये इंडस्ट्रीज इतनी जल्दी डेवलप होने थे सारे इंडस्ट्रीज, दे आर अनप्लान्ड इंडस्ट्री। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे फ्यूचर जनरेशन का क्या होगा, उन्होंने अपने फायदे के लिए इंडस्ट्री स्टार्ट किया। लोगों ने भी अपने फायदे के लिए कि इंडस्ट्री मुझे नजदीक होगा, परमिशन दी। बट ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हार्मफुल है, हमारे फ्यूचर वाले जनरेशन के लिए। मैं वही बात रिपीट करूंगा जो बात मैंने उस दिन आपको बताई थी कि अर्थ जो है वो हमारे लिए लीज रेंट पे रहने के लिए, तो हमको अपने फ्यूचर जनरेशन को देखना रहेगा। और दूसरी बात जो महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था कि हमको लालच नहीं करना है रहेगा, मतलब सेटिस्फाइड बस हो रहो, दैट इज एनफ। क्योंकि कोई एक लालच करेगा, उसके वजह से बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी एक की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। और कोई एक चाहे तो सुधार भी कर सकता है, चेंज भी ला सकता है, एक ह्यूमन भी चेंज ला सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखो। तो ये देखो इस तरीके से ओजोन डिप्लेशन हो गया। देखो एक तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि किस तरह से ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरमेंट, अनबैलेंस्ड एनवायरमेंट के रिस्पॉन्सिबल ह्यूमंस हैं। लेकिन अभी भी वक्त है, ह्यूमंस ही अगर चाहे तो उसको ठीक कर सकते हैं अपने इंटेलिजेंस से, अपने जो उनकी मैन पावर है उससे वो कर सकते हैं। नॉर्मल सब चीज पे कंट्रोल किया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे लॉज और बहुत सारे एक्ट्स बने हैं इस बेसिस पे, बहुत सारे लॉज और बहुत सारे एक्ट्स बने। आपको बता दूं कि 1972 में पूरे कंट्री ने मिलकर एक मीटिंग की थी, ठीक है। 1972 में मीटिंग बुलाई गई, ठीक है। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम एक रखा गया, यूएनईपी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन मतलब किसने, यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका वगैरह आता है, तो ये कंट्रीज ने क्या किया था, प्रोग्राम रखा था। तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूएनईपी, ठीक। तो 1972 में ये प्रोग्राम में सारे कंट्रीज को बुलाया गया और वहां पे एक मीटिंग हुई। तो मैक्सिमम कंट्रीज आई और फिर मीटिंग हुई 1972 में, और यूएनईपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो उन्होंने बोला कि हमको कंजर्व करना है, इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है जितना हो सके। कंजर्व कैसे होगा, देखो पहले तो पॉल्यूशन रोकना है। पॉल्यूशन कैसे रोकेंगे हम, इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्रीज कम होनी चाहिए, और कम होनी चाहिए इंडस्ट्रीज में, पॉल्यूशन कम होना चाहिए। अब कम कैसे होगा पॉल्यूशन, देखो बेटा एक थोड़ा सा लेवल में बढ़ा रहा हूँ, इतने लेवल में आपको दिया नहीं लेकिन थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ मैं। कार्बन अमाउंट निकाला गया उस मीटिंग में, कार्बन के ऊपर बात की गई कि कौन सी कंट्री कितना कार्बन, मतलब कार्बन रिलीज होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है इंडस्ट्रीज से, और भी हार्मफुल गैसेस होते हैं। तो उन्होंने एक एवरेज बोला कि 5 साल में कोई भी कंट्री 5 साल के अंदर में इतना कार्बन छोड़ सकती है, ऊपर एटमॉस्फेयर में इतना कार्बन को रिलीज कर सकती है, इतना कार्बन। तो एक अमाउंट, जो भी वैल्यू, एक अमाउंट उन्होंने डिसाइड किया, उसी अमाउंट के ऊपर है। और ये ब्रेक जो करता है, ठीक है, ये रूल जो ब्रेक करता है उसको पनिशमेंट मिलता है। पनिशमेंट में क्या है, इनको पैसा देना पड़ता है। पनिशमेंट में क्या है,
मुआवजा भरना पड़ता है इनको, ठीक है, कुछ पैसा इनको देना पड़ता है कंट्रीज को। ग्रीन जोन और रेड जोन ऐसा होता है, वहाँ पे फिक्स है ग्रीन जोन और रेड जोन। तो जो कंट्री ये रूल पूरा पूरा फॉलो करती है वो ग्रीन जोन में रहती है। जो रेड जोन में रहती है उनको बहुत सारे जो चीजों का इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, बहुत सारी चीजों को बोला जाता है कि आपको इतना पे करना रहेगा, अगर आपने ये जो अमाउंट है इस अमाउंट से ज्यादा किया तो इतना पे करना पड़ेगा, इतना का लॉस होगा। तो सारी कंट्रीज के ऊपर है, लेकिन इंडिया ने अभी तक लिमिटेशंस को क्रॉस नहीं किया है। चाइना कर चुका है, जापान भी कर चुका है, तो इंडिया ने अभी तक नहीं किया है। और 1972 के जस्ट बाद 1985, नॉट जस्ट बाद मतलब 5-7 के आफ्टर 5 to 7 years 1985, ठीक है। 1985 में इंडिया ने अलग अलग सेंटर्स बना लिए एनवायरमेंट मैनेजमेंट के, अलग अलग ऑफिसेस खुल गई, इसके अलग अलग ब्रांच बन गए अलग अलग जगह पे, और एनवायरमेंट कंजर्वेशन का काम चालू हो गया। फॉरेस्ट वगैरह में भी एनवायरमेंट को कंजर्व किया जाए, जो एनिमल्स रेयर हैं उन एनिमल को ना मारा जाए, जो एनिमल्स उनका स्किन, एनिमल्स के स्किन से कोई भी सामान ना बनाया जाए, उनके ऑर्गन से कोई सामान ना बनाया जाए। मतलब बहुत सारे लॉज भी बने। एक दो लॉ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक लॉ है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। देखो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली, ये जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, इस एक्ट के अकॉर्डिंगली कोई भी इंसान या कोई भी कम्युनिटी फॉरेस्ट में बिना फॉरेस्ट कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, डिपार्टमेंट के परमिशन के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है, माइनिंग तक नहीं कर सकता है वहां पे, ठीक है, उस जगह को माइनिंग भी नहीं कर सकता है वो, इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। जिसने बिना परमिशन के ये किया उसको 15 दिन की सजा सुनाई जाती है, 15 दिन तक उसको जेल में रखा जाता है, 15 डेज की इसकी सजा। 1980 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है इस एक्ट में, इस एक्ट में ये है कि किसी भी इंसान को या किसी भी कम्युनिटी को फॉरेस्ट में, जंगल में बिना परमिशन के माइनिंग तक नहीं कर सकते हैं। अगर जिसने इसको फॉलो नहीं किया उसको 15 दिन की सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा और कुछ पनिशमेंट भी पेएबल रहता है, लाइक 10,000 20,000 इस तरीके से। उसके बाद बेटा दूसरा हमारा एक एक्ट है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986, ठीक है। तो मैं फॉरेस्ट का नाम था तो फॉरेस्ट की बात हो रही थी, यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट मतलब इन्वायरमेंट की बात हुई। इन्वायरमेंट में यहाँ पे पॉल्यूशन की बात थी कि कोई भी पर्सन या कोई भी कम्युनिटी या कोई भी इंसान, कहने का मतलब कि कोई भी कम्युनिटी या कोई भी पर्सन इंडस्ट्रीज अगर चला रहा है या कोई भी काम कर रहा है जिससे वो पॉल्यूशन कर रहा है, जिससे कोई पॉल्यूशन कर रहा है, तो उसको एक लिमिट दी गई है कि भाई आप इतने, मतलब जब उनका लाइसेंस बनता है तो लाइसेंस में रहता है कि भाई आप इतना कार्बन रिलीज कर सकते हो, इससे ज्यादा करोगे तो आपको फाइन भरना पड़ेगा, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। या फिर अगर आप पॉल्यूशन कोई इंडस्ट्री चला रहे हो तो उसके लिए भी आप सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक लिमिट दिया गया है जिससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो, इन्वायरमेंट हमारा कंजर्व रहे। लेकिन अगर वो उस लिमिट को क्रॉस करता है, पॉल्यूशन बढ़ाता है, तो उसको 5 साल की सजा होती है, 5 साल की, 5 years का इम्प्रिजन होता है उसको, 5 साल की जेल की सजा होती है और 1 लाख रुपए देना रहता है, ठीक है। 1 लाख पनिशमेंट और 5 साल की सजा होती है इंडस्ट्री में अगर इस एक्ट को तोड़ा तो, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986 समझ में आया क्या ये दोनों एक्ट सबको? यस सर। यस सर। हाँ इसके अलावा और कुछ लॉज भी हैं, एक मिनट जरा मैं मार्कर में, वाइल्ड लाइफ
प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 1972 इस एक्ट में 3 क्लॉजेस हैं। इस एक्ट में देयर आर 3 क्लॉजेस। क्लॉज ए, क्लॉज बी and clause C. Clause A, clause B and clause C. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के मुताबिक और इस एक्ट के अकॉर्डिंगली क्लॉज ए, इसका जो क्लॉज ए है वो एक्ट ये बोलता है कि कोई भी इंसान या कोई कम्युनिटी वाइल्ड एनिमल्स का ट्रेडिंग नहीं कर सकती। दे कैन नॉट ट्रेड वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों का व्यापार नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, कमर्शियल पर्पस पे नहीं किया जा सकता। जो भी वाइल्ड एनिमल्स है उनका ट्रेडिंग नहीं हो सकता। क्या है क्लॉज ए? क्लॉज ए है कि ट्रेडिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल इज प्रोहिबिटेड। नहीं किया जा सकता। ठीक है, कंप्लीटली बैन है ये, पूरी तरह कंप्लीटली बैन। 1972 की बात कर रहा हूं मैं, अभी की बात नहीं कर रहा हूं। ये चीज 1972 या 1972 में हो गया था कि कोई भी कम्युनिटी या कोई भी पर्सन किसी भी वाइल्ड एनिमल को बेच या खरीद नहीं सकता, उसका व्यापार नहीं कर सकता, ट्रेडिंग नहीं हो सकती उसकी। दूसरा क्लॉज भी ये है कि किसी भी जंगली जानवर, किसी भी वाइल्ड एनिमल के स्किन या ऑर्गन, वाइल्ड एनिमल के स्किन या ऑर्गन, वाइल्ड एनिमल के स्किन या ऑर्गन से कोई भी चीजें नहीं बनेगी। कोई भी आर्टिफिशियल टॉय हो गया, कोई भी चीजें नहीं बनेगी उसके स्किन या ऑर्गन से। ठीक है, अब इसमें आप एलिफेंट के टीथ की बात मत करना, क्योंकि बेटा उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब एलिफेंट के जो दांत से जो टॉयज बनते हैं, खिलौने बनते हैं, वहां पे हम एलिफेंट को मारते नहीं है, या तो उसके स्किन को नहीं निकालते या ऑर्गन को नहीं निकालते। जैसे आप एग्जांपल ले लो, गोट का मिल्क या काउ का मिल्क, शीप से मिलता है वूल, ठीक उसी तरह एलिफेंट से वो टीथ मिलता है जिससे टॉयज वगैरह बनता है। तो यहाँ पे वो बात नहीं हो रही है। स्किन ऑर्गन इसलिए बोला क्योंकि स्किन मारने के बाद ही निकाल सकते हैं और ऑर्गन भी मारने के बाद ही निकाल सकते हैं। मतलब ये भी कंप्लीटली बैन है। और ये बताया कि आज तक जो बॉलीवुड एक्टर है सलमान खान, आज तक वो झेल रहा है केस को, हिरन वाले केस को, आज तक उसको झेल रहा है। ठीक है, स्टार ही क्यों न रहे। ठीक है, लॉ तो भाई सबके लिए बराबर है। आप लोग जानते हो कि आर्टिकल 15, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 कोई भी हमारे देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन, या फिर वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, क्योंकि कास्टिज्म रिलीजन बहुत ज्यादा होता है आजकल। अभी तो मतलब हम मॉडर्न एज में 21st सेंचुरी में, और आज भी लोग कास्टिज्म देखते हैं। ये कास्ट का है भाई, इनके हाथ से खाना नहीं खाने का, इनको टच नहीं करने का, आज भी ये सिलसिला चल रहा है। जबकि आर्टिकल 15 भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कब का आर्टिकल 15 में लिख दिया है साफ साफ कि इस देश का हर एक व्यक्ति को सेम अधिकार है। हर एक व्यक्ति उसी मंदिर में जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कास्टिज्म में, हिंदुइज्म में कुछ लो कास्ट के जो लोग हैं वो मंदिर में जाने का अलाउ नहीं। आज भी कुछ गांव में ऐसा है कि वो मंदिर में नहीं जा सकते, वो उनका खाना नहीं खा सकते, वो उनके घर के आसपास नहीं दिख सकते, क्योंकि वो बहुत लो कास्ट के। तो बहुत ज्यादा ये चल रहा है बेटा, लेकिन लॉ है आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंगली कि मैं हो गया या आप हो गया, किसी भी रिलीजन या किसी भी कास्ट का हुआ, किसी भी कास्ट का, लो कास्ट का है, उसको भी सेम अधिकार है जो हमको अधिकार है। दे हैव आल्सो सेम राइट एज वी हैव। वो भी जा सकते हैं उसी मंदिर में, मैं भी जा सकता हूँ उसी मंदिर में, वो भी जा सकते हैं उसी मस्जिद में, मैं भी उसी मॉस्क में जा सकता हूँ, मस्जिद में जा सकता हूँ। ठीक है, तो पूरा पूरा सेम राइट से। तो बिल्कुल यहाँ भी बेटा क्लॉज बी में भी वाइल्ड एनिमल्स को स्किन या ऑर्गन से किसी भी चीज को हम नहीं बना सकते हैं। आई मीन कोई भी हम सामान से नहीं बना सकते, पूरी तरह कंप्लीटली बैन। तीसरा क्लॉज ये कि अगर आपने किसी तरह आर्टिफिशियल चीज आपने पहले से बना ली है,
बन चुका है आपका, तो भाई उसको डिस्क्लोजर कर दो, आप तोड़ दो। अगर आपने बना लिया है तो उसको बिल्कुल हटा दो। अब तुम बोलोगे सर डिस्क्लोजर करने का क्या फायदा है, क्योंकि अब तो उसने मार दिया। अभी इन दोनों में क्या है, इन दोनों में ये है कि अब उसको मार नहीं सकते हम, मतलब वाइल्ड एनिमल जो था उसको अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम मार ही नहीं सकते, तो ये तो ठीक है कंजर्व किया। लेकिन थर्ड जो क्लॉज है, क्लॉज सी, वो कैसे, मतलब वहां पे इसका क्या फायदा है? तो इसका ये फायदा है कि जो नुमाइश है ना, मतलब दिखा रहे हैं, शो ऑफ, वो नहीं रहेगा। मतलब अगर कोई एक बंदा भी किया और कई लोगों ने देखा तो बोला यार ये तो कर रहा है, इसको कुछ नहीं हुआ, अपन भी करते हैं। मतलब कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा मारना, उसको देख के कोई दूसरा मारेगा, हालांकि उसने तो मार दिया है और वो काम कर लिया, मार के वो जो भी बनाना था उसको आर्टिफिशियल चीज वो बना ली, लेकिन इसको देख के कोई दूसरा ना करे, इसलिए ये क्लोज सी ये है कि उसका डिस्क्लोजर किया जाए, डिस्क्लोजर किया जाए इसका। समझ में आ रहा है क्या सबको? हाँ यस सर। सर। मजा आ रहा है, कुछ सीखने मिल रहा है? हाँ सर, हाँ समझ सर। गए। यस सर। हाँ यस गुड। सर। तो ये बेटा लॉस थे और इन्वायरमेंट कन्वर्जेशन। अब 6 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, 6 पॉइंट्स की, वो 6 पॉइंट्स क्या है जिससे इन्वायरमेंट को कंजर्व किया जाए। व्हाट आर द 6 पॉइंट्स? तो उससे पहले इसको छाप लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो करते कर लो। तो चलो ध्यान दो। तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए क्या क्या चीजें हैं, व्हाट आर द नीड्स फॉर कंजर्व द एनवायरनमेंट? बेटा टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, फर्स्ट हमको नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना है। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमको मिले हैं, ताकि हमारे फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में हमारे जो फ्यूचर जनरेशन को दिक्कत ना हो, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, लाइक पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हमको अच्छे से क्या करना रहेगा, उनको कंजर्व करना रहेगा, ताकि आने वाले फ्यूचर में लोगों को दिक्कत ना हो। इसके अलावा वाटर को भी सेव करना है, ठीक है, जो वाटर रेनी सीजन में आती है उनको भी हमको कंजर्व करना है। इसके अलावा टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर, नेचर में बैलेंस कैसे रहेगा, जब हम आप बेवजह पॉल्यूट नहीं करेंगे, व्हीकल का यूज बहुत कम करेंगे। जैसे अगर जिस जगह हम जा रहे हैं वहां व्हीकल तो बहुत फास्ट हो, इमरजेंसी हो, तो ही व्हीकल का यूज करें। अगर हम चल के जा सकते हैं या साइकिल का यूज करके जा सकते हैं तो हम जाएं, पॉल्यूशन कम होगा। अगर आपके पास टाइम है ट्रैवल करने का कि आप बाय फुट ट्रैवल कर सकते हो, पैदल चल सकते हो या साइकिल से जा सकते हो, बाइसिकल से, तो आप जाओ। डोंट यूज द व्हीकल एट दैट टाइम। आज क्या हो गया है, मतलब लोग यहाँ से थोड़ी देर चौक पे भी जाते हैं तो दे यूज व्हीकल, और ये चीज सही नहीं है। मतलब हमको बचना है, किस तरह हमको कंजर्व करना है, तो बैलेंस में बचाना है, हमको बिगाड़ना नहीं है बैलेंस को। इसके अलावा टू सॉल्व नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स, जो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम जो है, नेचुरल प्रॉब्लम्स है, उनको भी ट्राई करना है कि किस तरीके से हम उसको रोक सकें। जैसे यूवी रेडिएशन से नेचुरल प्रॉब्लम है, अल्ट्रावायलेट रे, लेकिन उसमें आर्टिफिशियल कहाँ आते हैं, हमारा हाथ है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को आने में। अल्ट्रावायलेट रे ठीक है नेचुरल है, लेकिन उसके लिए ओजोन लेयर है, network, there is no network of ozone layer which protects us from UV ray and from skin cancer। लेकिन हम आपकी वजह से, हमारे वजह से वो हजार्डस गैस जा रहे हैं और उसको ब्रेक कर रहे हैं ओजोन गैस और ऑक्सीजन भी चेंज कर रहे हैं। सो इसको भी हमको बैलेंस करके रखना है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसके अलावा टू मेंटेन द क्लीन पोल्यूशन फ्री एयर, वाटर एंड लैंड, क्लीन रखना है। आप देखो कई जगह आपने देखा होगा, मैंने तो देखा ही है, ठीक है, कि चौक पे ही मतलब इतना ज्यादा उन लोग गार्बेज उनका रहता है, पूरा पूरा सॉलिड गार्बेज पूरा पूरा रहता है, और वहीं पे बैक्टीरिया, वायरस, डॉग्स, जितने भी एनिमल्स हैं वहां पे एकदम डिकम्पोजर्स लगे हुए हैं और स्मेल भी आ रहा है। लेकिन लोग अपना काम कर रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं अपनी मुंह ना नोज को बंद करके जा रहे हैं, मतलब क्लीन करने के लिए कोई सोच नहीं रहा है, बस फैला रहा है। जबकि इंडिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्वच्छ भारत अभियान भी स्टार्ट किया था, इसके बाद भी मतलब क्लीनलीनेस नहीं दिख रहा है। कब तक नहीं दिखेगा, कोई कितना भी कर ले, हमारी गवर्नमेंट कितना भी कर ले, अगर हम और आप मिलके अगर ये काम नहीं करेंगे तो कभी नहीं पॉसिबल है क्लीननेस। सफाई तभी हो सकती है जब हम आप मिल जाए, नहीं तो क्लीन नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, गवर्नमेंट कितना भी चाले।
कितने भी लॉज बना लें, कितने बहुत सारे लॉज लोग ब्रेक कर रहे हैं। इसलिए हमको और आपको साथ देना होगा गवर्नमेंट के, उसके लॉ को, गवर्नमेंट के लॉ को साथ देना होगा और साफ सफाई करनी होगी। इसमें शर्माना नहीं है, शाइनेस नहीं यार, मैं साफ करूंगा, ये मैं नहीं होना चाहिए। वी ऑल आर ह्यूमंस। जो क्या साफ करते वो ह्यूमन नहीं है क्या? वो भी ह्यूमन है। फर्क है कि वो एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे हम, मत उठाओ आप, लेकिन एटलीस्ट कुछ पैसे देके कि वर्कर को बुला के उठवा लो। देयर इज अ लॉट्स ऑफ वेज। तो इसी में सारे है कि लैंड को आप क्लीन करो, वाटर को क्लीन करो, एयर को क्लीन कैसे करेंगे, पॉल्यूशन ना हो, पॉल्यूशन नहीं करेंगे, व्हीकल का यूज कम से कम करेंगे। प्रोटेक्ट एंड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। देखो बायोडाइवर्सिटी समझो क्या है। बायोडाइवर्सिटी का बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब होता है बेटा डिफरेंट, अलग, मतलब ये दुनिया ही डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी कहने का मतलब सबका अलग अलग, सब लोग अलग अलग है। विविधताएं, विभिन्नताएं हिंदी बोलते हैं इसको, मतलब डिफरेंट थिंग्स। मतलब कहने का मतलब देखो कि एनिमल्स की अगर बात करें, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो टोटल 8.7 मिलियन स्पेसीज आर देयर ऑन द अर्थ। अर्थ पे 8.7 मिलियन स्पेसीज है, अनबिलीवेबल। 8.7 मिलियन, 1 million is 10 lakh, 8.7 मिलियन स्पेसीज आर देयर। सोच लो, उस स्पेसीज में भी, उसके अंदर भी अलग अलग जीन्स। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस एक कैटेगरी में आ गए, एक स्पेसीज में आ गए। अब हमें भी अलग अलग कम्युनिटी है, अलग अलग जीन्स है। मैं और आप बिल्कुल अलग है, हमारे जीन्स अलग अलग है, हमारा डीएनए अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। हमारा और आपका जीन, हमारा आपका डीएनए अलग है, डिफरेंट है। हमारी कम्युनिटी भी अलग है। तो इस तरीके से बेटा 8.7 मिलियन स्पीशीज, तो कितनी ज्यादा डिफरेंस, इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्सिटी, कितना डाइवर्स। तो एक डाइवर्स को भी, हम डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करना है मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम? मतलब अभी जो थोड़ी देर पहले लॉस पढ़ा है, वाइल्ड एनिमल, वो भी एक स्पीशीज है, मत मारो उसको। आज कितने स्पीशीज खत्म हो गए, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वही इंडेंजर्ड स्पीशीज। कौन कौन से स्पीशीज खत्म हो रहे हैं, कैसे हमको रोकना है। तो टाइम बहुत कम है, इसलिए फटाफट मैं ले रहा हूँ। मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा, उसमें ये चीज मैं वापस रिपीट करूंगा, थोड़ा डिटेल में लूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। एंड टू गिव क्वालिटी ऑफ लाइफ, सस्टेनेबल फ्यूचर टू नेक्स्ट जनरेशन। क्वालिटी ऑफ लाइफ देना है, हमको सस्टेन करना है, ताकि हमारे फ्यूचर वाले जनरेशन जो है, बार बार मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, वी आर ऑन लीज, रेंट रेंट। हमारे फ्यूचर के जनरेशन के लिए हमको कुछ ना कुछ सोचना है। एंड दीज आर द नीड्स टू कंजर्व एनवायरनमेंट। कैसे करेंगे एनवायरनमेंट को कंजर्व? दीज आर द 6 मेथड्स, जिसके अंदर सारी बातें आ जाती है, टोटल पॉइंट्स इसके अंदर कवर हो जाते हैं कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दे आस्क हाउ विल यू कंट्रोल द एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, और हाउ विल यू कंजर्व द एनवायरनमेंट, व्हाट आर द फैक्टर्स एंड हाउ विल यू कंजर्व। सो दीज आर द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर हो आप? हाँ सर।